हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LCS क्लासेस। तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक टू कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, और इस पर हमने एक यूनिट रेडियस का जो रेडियस लिए वो कितनी लिए 1 यूनिट। कितनी है इसकी लेंथ 1। एक यूनिट रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया है। ठीक है, और ओरिजिन क्या लिया है इसका, सर्किल का सेंटर। तो अगर मैं देखो एंड्स पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखूं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1, वाई कोऑर्डिनेट कितना 0, क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। इसी तरीके से इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 1 यूनिट हो जाएगा रेडियस के बराबर इस। ठीक है, इस पॉइंट का बच्चों यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -1, वाई कोऑर्डिनेट 0। इसी तरीके से नीचे वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट -1। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मैंने एक्स एंगल पर, ध्यान से सुनना, यहाँ से मैंने एक्स एंगल पर, एक्स एक्सिस से एक्स एंगल पर एक पॉइंट चुना P। ठीक है, इस P पॉइंट के अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करूँ तो देखो क्या आते हैं, ध्यान से देखेंगे। इस P पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डाल दिए नीचे की तरफ, ये जो लेंथ है ये क्या कहलाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट। और अगर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये लेंथ क्या कहलाएगी, वाई कोऑर्डिनेट। तो P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया OA और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, या ये लेंथ कह लो या ये लेंथ, दोनों बराबर है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाली, ये पैरेलल लाइन से। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट की जो मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर होगा, वो PA के बराबर होगा। तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करूँ, हाइपोटेनस मुझे पता है, हाइपोटेनस क्या होगी, रेडियस होगी सर्किल की जो कि 1 यूनिट है। तो इस ट्राइंगल में OPA में, ठीक है, अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं cos x का। cos x क्या, देखो आपने एक नियम तो पढ़ा ही था, है ना, और उसमें क्या एक छोटी सी ट्रिक पढ़ी थी आपने, जिससे आप कोस और साइन के फॉर्मूले याद करने की जरूरत ना। क्या था वो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अभी मुझे बेस चाहिए, हाइपोटेनस मुझे पता है, तो मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ cos x का। cos x कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos x हो गया, बेस कितनी है OA, हाइपोटेनस कितनी है 1। तो आपने देखा जो बेस आई वो cos x के इक्वल आई, जो बेस आई है OA cos x के इक्वल आई, और OA क्या है, P पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ गया, cos x के इक्वल आ गया। इसी तरीके से P पॉइंट का जब आप y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हैं sin x का। sin x कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना PA, तो PA किसके बराबर आई, sin x के बराबर आई। तो y कोऑर्डिनेट किसके बराबर आया, sin x के बराबर आया। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल अच्छे समझेंगे कॉन्सेप्ट। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आप किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर sin x cos x की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास हमने एक यूनिट रेडियस का सर्किल माना था, और x एंगल पर अगर कोई पॉइंट P है तो x एंगल पर उस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या कहलाएगा, cos x कहलाएगा, और y कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, sin x कहलाएगा। आई बात समझ में, ये हमने देख लिया। याद रखना रेडियस कितनी रखनी है, 1 यूनिट। इसी तरीके से मान लो आपको पता करना है कि भाई sin 180 cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप क्या करेंगे, x एक्सिस से 120 sin 120 पर मानो निकाल लिए, तो x एक्सिस से कितना एंगल बनाओ, 120 एंगल पर ये मिला मुझे पॉइंट। इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपको किसकी वैल्यू देगा, cos 120 की। ठीक है, 120 एंगल पर जो x कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का वो क्या देगा आपको, cos 120 की। तो cos 120 की वैल्यू, जो लेंथ मिलेगी आपको, ये कोऑर्डिनेट जो मिलेगा क्या मिलेगा, -1/2, तो -1/2 हो जाएगी। इस तरीके से इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज √3/2, ये आपको क्या देगा, sin 120 की वैल्यू देगा। ठीक है, तो अगर आपने एक यूनिट रेडियस का सर्किल बनाया है और यूनिट रेडियस के सर्किल पर आप किसी भी एंगल पे साइन और कॉस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उस एंगल पर पॉइंट ड्रा कीजिए। मान लो आपको किसी माइनस एक्स एंगल पे चाहिए, तो -x एंगल क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ ले लीजिए एंगल, ये कोई एंगल चुन लीजिए -x। अगर आप नीचे की तरफ एंगल चुनेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो तो निगेटिव होता है, तो ये कितना हो जाएगा, -x। तो -x एंगल पर x कोऑर्डिनेट निकालिए तो cos -x मिल जाएगा। इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, cos -x, और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा ये वाला, ये क्या कहलाएगा, sin -x। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिट रेडियस के सर्किल पर जो एक कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम पर सेंटर से आपने एक यूनिट रेडियस का सर्किल ड्रा किया है, उस सर्किल का जो किसी भी एंगल पर जो x कोऑर्डिनेट होगा वो cos उस एंगल के लिए, उस एंगल की कोसाइन फंक्शन की वैल्यू देगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा उस एंगल के लिए जो जिस एंगल पर आप पॉइंट चुनते हो वो साइन फंक्शन की वैल्यू देगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब ध्यान से इसी की मदद से
अगर देखो मैं एंगल को 0 चुनता हूँ तो 0 एंगल पर सर्किल पर पॉइंट यहाँ लाई करेगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1 और वाई कोऑर्डिनेट 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट के बराबर 1 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। इसी तरीके से अगर आप 90 डिग्री पर सर्किल पे पॉइंट चुनते हैं एंगल 90, तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। कॉस 90 की 0, साइन 90 की 1। इसी तरीके से 180 डिग्री पर अगर आप एंगल कितना लेते हैं 180 डिग्री लेते हैं एक्स से, 180 डिग्री पर ये देखो 180 ले लो या नीचे की तरफ -180, है ना। साइन और कोसाइन फंक्शन की 180 और -180 पर सेम वैल्यू होती है, देख सकते हो आप। ये इसी पॉइंट पर तो पहुंचोगे, ऊपर से 180 चुनो, नीचे से अगर इस डायरेक्शन से एंगल लोगे तो -180 हो जाएगा नीचे की तरफ से, ठीक है। तो cos 180 की -1 और sin 180 की 0 हो जाएगी। इसी तरीके से एंगल को 270 चुनोगे तो ये वाले पॉइंट तक पहुंच जाओगे। 270 एंगल पर ये पॉइंट लाई कर रहा है सर्किल पे, इसका cos 270 sin 270, आई बात समझ में। इसी तरीके से 360 डिग्री पर अब देखो, अगर मैं सर्किल पर, मैं पहले मान लो इस 0 एंगल पे था, मैंने 360 डिग्री एंगल 360 डिग्री पे मुझे पॉइंट चुनना है, तो 360 डिग्री पर घूम के पॉइंट वापस यहीं आ जाएगा। मतलब जो वैल्यू 0 की होगी वही 360 की होगी, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 360 की भी 0 होगी और cos 360 की भी, सॉरी cos 360 कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपको एक और बात पता चली कि अगर हम एंगल को 360 डिग्री इंक्रीज करते हैं, 360 डिग्री डिक्रीज करते हैं, तो हम उसी पॉइंट पर पहुँचते हैं, उसी एंगल पर पहुँचते हैं जो हमारा पहला एंगल था। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक्स एंगल था, एक्स एंगल पर cos x की कुछ वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर और sin x की कुछ यहाँ से लेंथ कैलकुलेट करके बता सकते हैं कुछ वैल्यू। तो अगर मैं 360 ऐड कर दूँ x में, अगर मैं 360 ऐड कर दूँ तो देखो किस एंगल पर आता हूँ मैं, ये एंगल x था, 360 ऐड करने पर यहाँ पर पहुँच जाओगे। ये x था, इसमें एक सर्किल और बढ़ाओ 360, सेम एंगल पर आ गए, तो 360 प्लस x पर भी वही वैल्यू होगी जो x पर थी। इसी तरीके से 360 और गए, 2 × 360, ठीक है। आपने 360 डिग्री और रोटेट किया तो यहाँ से ये 360 हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ से बढ़े आप ये यहाँ से एंगल कितना होगा 360 प्लस x और 360 जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 720, 2 सर्किल कंप्लीट प्लस x एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 720 प्लस x, तो 720 प्लस x पर भी सेम होती है। मतलब जो वैल्यू किसी एंगल पर है उसमें मैं 360 के मल्टीपल अगर जोड़ता हूँ 360 × 2 360 × 3 या निगेटिव मल्टीपल -360 × 2 -360 × 3, इस तरीके से आगे, तो हमें सेम ही वैल्यू मिलती है। तो हम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं जो sin x होगा इक्वल टू sin n × 360 प्लस x, वेयर n कैन बी एनी इंटीजर, ठीक है। कि जो साइन की वैल्यू, साइन फंक्शन की वैल्यू x एंगल पे होगी वही, अभी डिग्री में बात चल रही है, तो कितना हो जाएगा 360 प्लस x पे होगी, 360 × 1 प्लस x या -1 प्लस x, n की वैल्यू कोई भी इंटीजर रख सकते हो, जैसे -3 रखी तो साइन -3 × 360 प्लस x, ये जो भी एंगल आएगा उस पर सेम ही वैल्यू होने वाली है जो x पर होने वाली है। आई बस में इसी तरीके से कोसाइन फंक्शन के लिए भी लिख सकते हैं, tan कोट के लिए, मतलब 360 एंगल से जो एंगल्स वेरी करते हैं उन पर वैल्यू सेम आती है। क्लियर यहाँ तक, चाहे वो माइनस निगेटिव में ले लो चाहे वो पॉजिटिव में ले लो, ठीक है। तो अगर आप कितना भी सर्किल काटते रहो उसी एंगल पे तो बार बार रोटेट हो उसी एंगल पे तो पहुंचोगे बार बार हर एक सर्किल के बाद। अब एक और बात आती है यहाँ पर, अगर देखो मैंने साइन एक्स को 0 रखा, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे आगे के लिए भी। अगर साइन एक्स 0 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखो यहाँ पे आपने देखा एक्स की वैल्यू जो 0 होती है, एंगल को 0 कर लो तो 0 वैल्यू किस पे होगी एक्स की, वाई कोऑर्डिनेट 0 कब हो रहा है 0 डिग्री पर, फिर 180 डिग्री पर भी देखो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब साइन 0 की वैल्यू भी 0, साइन 180 की 0, फिर 360 पर तो 0 वाले एंगल पर पहुंच जाओगे, फिर 180 ऐड कर दो, फिर 180 वाले एंगल पे पहुंच जाओगे, 180 प्लस 360 हो गया, ठीक है। तो आपने देखा ना हर 180 डिग्री के बाद जो साइन फंक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू 0 हो रही है, मतलब 0 पर साइन की वैल्यू 0 थी। अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ये हमसे अगर पूछा जाए तो मैं कह सकता हूँ भैया एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 180 डिग्री भी हो सकती है, 360 भी हो सकती है ना, 540 भी हो सकती है, 720 भी हो सकती है, और इस तरीके से आगे कितने भी मल्टीपल ले सकते हो। अगर मैं रेडियन की बात करूं तो 180 किसके बराबर होता है बच्चों रेडियन में, पाई रेडियन के बराबर, 360 डिग्री हमने पढ़ा था ना 2 पाई रेडियन। और आगे बच्चों अभी तो क्योंकि बेसिक हम कर रहे हैं, एक तरीके का इसको रिवीजन समझ सकते हो आप, इसलिए डिग्री में बात करें, आगे चल के हम सिर्फ रेडियन में ही बात किया करेंगे, क्योंकि हम इसको एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आगे, ठीक है। तो आगे हम इसको रेडियन में इसके साथ डील किया करेंगे, तो याद रखेंगे आप 180 कितना पाई रेडियन। तो अगर साइन एक्स 0 है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 0 रेडियन,
पाई रेडियन, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, या इसको इसी तरीके से माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, या मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। z का मतलब होता है कि n की जगह पर आप कोई भी इंटीजर रख लीजिए, सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर मैं 0 रखूँ n की जगह पर तो x क्या आया, पाई, मतलब साइन की वैल्यू 0 पाई पर हो सकती है, 1 पर भी होगी। n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, जितने भी एंगल आएंगे हर एंगल पर जो साइन दैट एंगल, उस एंगल का जो साइन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसी तरीके से अगर आप cos x को 0 रखोगे तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो आप देखो, पहले जो cos फंक्शन 0 होता है वो 90 डिग्री पे होता है, x कोऑर्डिनेट देख लो। फिर जाकर किस पर होता है 0, ये 270 पर होता है, फिर 450 पर, इसी तरीके से 180 बढ़ाते जाओ। या रेडियन में बात करूँ मैं, π/2 एंगल पर 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, है ना। क्या कर रहे हैं हम, पाई जोड़ते जा रहे हैं। π/2 एंगल पर 0 होता है, इसमें पाई और जोड़ दो, ठीक है, फिर उसमें पाई और उसमें फिर पाई और जोड़ दो 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री और जोड़ दो। या इसकी जनरल फॉर्म मुझे लिखनी है तो जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, ध्यान से देखेंगे, याद रखेंगे ये तरीका कि व्हेन cos x इक्वल टू 0 x कैन बी इक्वल टू 2n + 1 π/2 व्हेन n मे बी एनी इंटीजर। ठीक है, अगर n की जगह पर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 0 + 1 1 π/2 पहला एंगल मिल जाएगा। n की जगह पर 1 रखोगे तो 2 1 2 + 1 3 × π/2 3π/2। n की जगह पर अगर आप 3 रखोगे 2 तो 5π/2 मिलेगा। इस तरीके से माइनस में भी एंगल मिल जाएंगे अगर -1 -2 रखोगे। तो sin x इक्वल टू 0 जनरल कंडीशन क्या बनती है, x कैन बी इक्वल टू n बाई वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर, एंड इफ cos x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ तक इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी हमने देखा था अगर sin x 0 होगा तो x क्या होगा, n पाई, पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, हर एक पर वैल्यू क्या होती है, sin x की 0 होती है। इससे हमें एक बात पता चलती है, cos x बच्चों कैसे डिफाइन है, cos x होता है 1/sin x। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू n पाई का कोई इंटीग्रल मल्टीपल रख लेता हूं, जैसे मैंने मान लो 0 रखी, तो अगर x की वैल्यू मैं 0 रख लेता हूं तो sin 0 कितना होता है, 0, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। आई बात समझ में, मतलब अभी क्योंकि आगे इसको हम ऐसा फंक्शन पढ़ने वाले हैं, तो फंक्शन पर x की जिस वैल्यू के लिए हमें फंक्शन की वैल्यू पता नहीं होती तो उस वैल्यू को हम डोमेन के अंदर नहीं रखते हैं। आई बात समझ में, चलिए, इसलिए क्योंकि अगर sin x 0 हो गया, sin x 0 हो गया तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो x की हम cos x फंक्शन के लिए x की उन वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेंगे जिनके लिए sin x की वैल्यू 0 होगी, जैसे यहाँ पर n पाई। तो यहाँ से कंडीशन क्या बनती है, cos x इक्वल टू 1/sin x, x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई। अगर x n पाई के इक्वल या n का कोई भी मल्टीपल हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू z, तो x अगर n का कोई भी मल्टीपल हो गया, ओ पाई का कोई भी मल्टीपल हो गया, तो उस केस में ये 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। आप उस पॉइंट पर cos x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक लिमिटेशन है यहाँ पर कि cos x 1/sin x तो होता है, लेकिन x की वैल्यू आप n का कोई इंटीग्रल मल्टीपल नहीं रख सकते। इसी तरीके से cot x क्या होता है, cos x/sin x। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, sin x, जो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई, सेम कंडीशन बनेगी। इसी तरीके से अगर cos x 0 है तो x की वैल्यू क्या होती है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2, दैट इज π/2, 3π/2, 5π/2, -3π/2, -π/2, -5π/2, 7π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। उसको जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, 2n + 1 π/2। ठीक है, तो यहाँ से cos x 0 होता है तो x की ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो sec x क्या होता है, 1/cos x। तो हम क्या चाहते हैं, cos x 0 ना हो, नहीं तो sec x डिफाइन नहीं होगा, तो x की क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, sec x 1/cos x तो होता है, पर x की वैल्यू हम ये नहीं पुट कर सकते, क्या, 2n + 1 π/2। ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। इसी तरीके से tan x होता है sin x/cos x, डिनोमिनेटर में cos x आ रहा है तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 π/2, मतलब x की इन वैल्यूज के लिए ये दोनों फंक्शन डिफाइन नहीं होंगे, और x की इन वैल्यूज के लिए ये दोनों फंक्शन डिफाइन नहीं होंगे। आई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके साइन क्या होते हैं। साइन का मतलब होता है जैसे किसी एंगल पर
हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, चलिए अब देखो पहला क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वाड्रेंट में बच्चों मैं कहीं पर भी कोई भी एंगल चुनता हूं, जैसे मैंने अभी ये एंगल एक्स चुन लिया। ठीक है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कॉस की वैल्यू हमें बताएगा, वाई कोऑर्डिनेट साइन की वैल्यू। अगर मैं साइन की बात करूं तो पहले क्वाड्रेंट में आप कोई भी एंगल चुन लो, जैसे आपने ये एंगल चुन लिया, इसका वाई कोऑर्डिनेट ये बना तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है, मतलब पॉजिटिव होगा। ठीक है, एंगल एक्स एंगल पर जो साइन फंक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव रहेगी। और पहले क्वाड्रेंट में आप कोई भी एंगल चुन लो, इस पॉइंट को यहाँ ले जाओगे तो एंगल बढ़ जाएगा, है ना। हर एक मतलब पहले क्वाड्रेंट में अगर यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट बनाओगे इस सर्किल पर, हर पॉइंट पर जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव ही हो सकता है, कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा। अब असल में तो पहले क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव होता है। और वाई कोऑर्डिनेट ही क्या होता है, साइन एक्स, तो साइन एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब मैं एंगल 0 और 90 के बीच में लेता हूँ उस समय पर हमेशा जो साइन फंक्शन होगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर साइन पॉजिटिव आएगा तो साइन का उल्टा क्या होता है, 1/cos x, ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पहले क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव होता है और cosec भी पॉजिटिव होता है। cosec क्या हो जाएगा, 1/sin x, cosec भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं cos की बात करूं, cos फंक्शन की, कोसाइन फंक्शन की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोसाइन फंक्शन क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पर देखो एक्स कोऑर्डिनेट भी हमेशा क्या रहने वाला है, आप यहाँ पर पॉइंट चुनो, ये एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा, इस पॉइंट का ये एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पॉइंट का छोटा हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो हमेशा ये पॉजिटिव एक्स, यहाँ से देखो ओरिजिन से इधर हमेशा एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो पहले क्वाड्रेंट में वाई कोऑर्डिनेट भी हमेशा पॉजिटिव रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में अगर आप एंगल, पहले क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, अगर आप एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में चुनते हो या 0 से π/2 रेडियन के बीच में चुनते हो तो हमेशा साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन दोनों ही क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। और उनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं, सेक और कोसेक, ये भी पॉजिटिव आएंगे। इसी तरीके से कॉट फंक्शन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, इनका रेशियो दोनों पॉजिटिव है तो रेशियो भी पॉजिटिव। और टेन फंक्शन साइन अपॉन कोसेक्स, ये भी पॉजिटिव आएगा। मतलब पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो इसको ए से भी एक छोटी सी ट्रिक सीखेंगे इसकी हम। अभी आप ए लिख लो, ए का मतलब होता है ऑल फंक्शन, कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। अगर एंगल 0 से 90 के बीच में है, जैसे हो जाएगा sec 45, sec 55, tan 55, तो इन हर एक एंगल पर जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, निगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, जब एंगल 90 से 180 के बीच में होगा। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में हर एक पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा निगेटिव होगा। जैसे यहाँ पॉइंट चुनो तो ये एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाएगा, एक्स ओरिजिन से इस तरफ आ गए, हर एक पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, निगेटिव होगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, और साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसको कैपिटल एस से लिख रहा हूँ मैं साइन को। अब साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉस निगेटिव है तो कॉस का उल्टा सेक एक्स भी निगेटिव होगा। अब कोट एक्स और टेन एक्स की अगर मैं साइन की बात करूं तो कोट एक्स क्या है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स पॉजिटिव है, कॉस एक्स निगेटिव है तो रेशियो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव आएगा। इसी तरीके से टेन एक्स भी क्या हो जाएगा, एक क्वांटिटी पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है, जैसे साइन 155 या कॉस 155, तो जो कॉस वगैरह फंक्शन है ये निगेटिव होंगे और साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो अभी मैंने इसको कैपिटल एस से लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट चुनो, मान लो मुझे एंगल कोई मिल गया यहाँ पर 180 से बड़ा 210 मिल गया, तो 210 एंगल पे ये एंगल बनेगा, तो इस एंगल पे ये पॉइंट बनेगा ऑन द सर्किल। ठीक है, तो जैसे मुझे साइन 210 या कॉस 210 की वैल्यू निकालनी होगी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो मुझे पता करने पड़ेंगे। इस पॉइंट का देखो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा निगेटिव रहेगा, या आप कहीं पर भी थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पर भी पॉइंट चुना, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी निगेटिव रहने वाला है और कॉस भी निगेटिव रहने वाला है। तो साइन निगेटिव है तो कॉसेक निगेटिव होगा और कॉस निगेटिव है तो सेक निगेटिव होगा। टेन कॉट के क्या हाल है, अगर हम ये पता करें तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस भी निगेटिव साइन भी निगेटिव, निगेटिव से निगेटिव खत्म, कॉट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कॉट 210 की वैल्यू जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी। और टेन की अगर मैं बात करूं बच्चों तो टेन भी साइन अपॉन कॉस, निगेटिव निगेटिव कट के पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी, टी डिनोट करता है यहाँ पर टेन को, कि भैया थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई कर रहा है, मतलब अगर आपका एंगल 180 और 270 के बीच में है, डिग्री की बात चल रही है यहाँ पे, 180 और 270 डिग्री के बीच में है, तो जो हमारा
tan और tan का उल्टा cot पॉजिटिव आएंगे, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव आएंगे। बात करते हैं लास्ट क्वाड्रेंट की, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल बनता है 270 से 360 के बीच का, या माइनस निगेटिव की बात करूं तो निगेटिव एंगल क्या बनेगा, माइनस 90 तक बनता है ना, माइनस 90 और 0 के बीच में, ये निगेटिव एंगल की। निगेटिव एंगल और पॉजिटिव की भी बाद में डील कर लेंगे, अभी है ना बाहर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल अगर पॉजिटिव की बात करूँ 270 और 360 के बीच में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा, अगर मैं कोई भी पॉइंट चुनूँ, एक्स कोऑर्डिनेट क्या देगा, कॉस फंक्शन की वैल्यू कॉस की, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहने वाला है बच्चों, पॉजिटिव रहने वाला है, मतलब कॉस पॉजिटिव रहने वाला है, ये तो मुझे पता चल गया, कॉस पॉजिटिव रहने वाला है, कॉस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव होगा। और वाई हर एक पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में है ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव में होंगे कोऑर्डिनेट्स। तो जो वाई होने वाला है इस पे पॉइंट्स निगेटिव में होंगे, तो वाई हमेशा मतलब वाई एक्सिस के पॉइंट्स क्या डिनोट करते हैं, साइन को डिनोट करते हैं। हर एक पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो निगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन फंक्शन निगेटिव होने वाला है। तो कॉस पॉजिटिव है, साइन निगेटिव है, साइन निगेटिव है तो साइन के साथ साथ कॉट भी क्या साइन के साथ साथ कॉसेक भी निगेटिव होगा। टेन और कोट की अगर बात करूं तो कोट होता है साइन अपॉन कॉस, एक साइन निगेटिव कॉस पॉजिटिव, तो रेशियो निगेटिव आएगा और टेन का रेशियो निगेटिव आएगा। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल लाई कर रहा है, एंगल 270 और 360 डिग्री के बीच में है, तो उस समय पर कॉस फंक्शन और सेक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, बाकी फंक्शंस की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है। क्लियर है यहाँ तक, बढ़े आगे चलो। तो अभी देखो इसको याद कैसे रखा जाए, ये तो हमने इसको एनालाइज करके देख लिया, तो याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है ASTC। तो ये बच्चों में ट्रिक ही तो लिख रहा था, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। ऑल का मतलब होता है पहले क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। एस का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, ये पॉजिटिव के लिए लिखा है, साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव होगा, मतलब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। टी की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है तो टेन के साथ कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा रेसिप्रोकल होगा, बाकी सब निगेटिव। वो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस के साथ इसका उल्टा सेक पॉजिटिव होगा। मतलब पहले क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो छोटा सा आप शॉर्टकट याद रखेंगे, शायद आपको मदद करे, ऑल स्टूडेंट 10th क्लास। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, क्योंकि जब हम एंगल्स के साथ डील करेंगे तो एंगल बच्चों कोई जनरल जो हम वैल्यूज़ याद रखते हैं वो 90 तक की याद रखते हैं। ठीक है, अगर एंगल 90 से बड़ा है, 90 180 के बीच में है, 180 270 के बीच में, 270 360 के बीच में, या और बड़ा है, मतलब एक सर्किल कंप्लीट हो गया, 360 बना, दो सर्किल हो गए, 720 बना, प्लस 40 और कर लो तो क्या पहुंच जाएगा, 760 पहुंच जाएगा। इस तरीके से एंगल दे रखे हैं भाई, cos 760 की वैल्यू बताओ, क्या करोगे आप, कहाँ तक याद रखोगे, cos 1020 की वैल्यू बताओ, cos 800 डिग्री की वैल्यू मुझे बताओ, है ना। अगर पाई में बात करूँ तो 360 तक तो 2 पाई हो जाते हैं, है ना। cos 3 पाई की वैल्यू बताओ, cos 4/3 पाई की वैल्यू बताओ, इस तरीके से 11/2 पाई की वैल्यू बताओ cos, इस तरीके से बहुत सी वैल्यू पूछी जा सकती है। तो उसके लिए आपको एक मेथड, एक तरीका याद रखना है। उस तरीके में आपको बच्चों बस 0 से 90 डिग्री के बीच की कुछ जनरल वैल्यूज याद करनी है और उसकी मदद से आप किसी भी एंगल की वैल्यू बता पाओगे। तो वही मेथड अभी हम देखने वाले हैं, चलिए ध्यान से देखेंगे। आपको दो बातें याद रखनी है। जो एक्स एक्सिस पे देखो कौन कौन से एंगल लाई करते हैं। अगर मैं 0 डिग्री की बात करूँ तो 0 डिग्री पे इस पॉइंट पे पहुंचता हूं मैं। बात करूँ मैं 180 डिग्री की तो 180 डिग्री पे यहाँ पर मैं पहुंच जाता हूँ, या 360। तो जनरली जो एंगल लाई करते हैं वो 0 और 180 बोल सकते हो, फिर 0 के बाद 360, फिर 360 ऐड करते चले जाओ। ठीक है, तो अभी जो 0 एंगल होता है कितना हमारा 0, 360 तक याद रखो। एंगल 0 डिग्री है, ठीक है, और 180 डिग्री है या 360 डिग्री है, ये कहलाते हैं नॉन ट्रांसफॉर्म एंगल, क्योंकि ये नॉन ट्रांसफॉर्म एक्सिस पर लाई करे। इसका मतलब अभी समझेंगे, ध्यान से समझना मेरी बात। अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस पे जनरल एंगल क्या लाई करते हैं, 360 के अंदर की बात चल रही है, 360 तक की। तो वाई एक्सिस पर अगर मैं एंगल 90 लूँ तो मैं इस पॉइंट पर पहुंच जाता हूँ। ठीक है, π/2 रेडियन में π/2। अगर मैं 270 एंगल की बात करूँ तो 270 एंगल पे सर्किल पे इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, दैट इज 3π/2 एंगल। तो जो एंगल है ये करस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस है,
90 और 270, या π/2 रेडियन में 3π/2, इनको बोलते हैं, इसको ये एक्सिस कहलाती है ट्रांसफॉर्म एक्सिस और ये एंगल कहलाते हैं ट्रांसफॉर्म एंगल। ठीक है, ये कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको इनके बारे में पता चलेगा। ट्रांसफॉर्मेशन पेयर की बात आती है तो ट्रांसफॉर्म पेयर होते हैं साइन कॉस के साथ ट्रांसफॉर्म पेयर बनता है, टैन का कॉट का बनता है, सेक का कोसेक के साथ बनता है। मतलब साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, अभी सीख जाओगे धीरे धीरे भी, है ना, ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप टैन कन्वर्ट होगा कॉट में, सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में। चलिए, एंगल हमें याद जो रखने हैं वो कहाँ से कहाँ तक रखने हैं, 0, ठीक है, 0 और 90 के बीच के। थीटा एंगल को मैं थीटा से डिनोट कर रहा हूँ, ये चलो एक्स से डिनोट कर देता हूँ, और एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से 90 से छोटी है, इस तरीके से लिख लो, या इसको ऐसे लिखो, 90 से छोटी है और 0 से बड़ी है। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 0 और 90 के कहाँ लाई कर रही है, बीच में लाई कर रही है, तो उस केस में आपके पास मान लो एंगल 90 से बड़ा है, और उस एंगल को आपने क्या लिखना है, देखो ध्यान से, एंगल को किस तरीके से लिखना है। आपके पास एक एंगल है, मान लो आपको दे दिया 120 एंगल, तो 120 एंगल मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो इसको मुझे जो मैंने ट्रांसफॉर्म नॉन ट्रांसफॉर्म एंगल रखे इनकी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 + 30, और 90 क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म एंगल है। आई बात समझ, तो इस तरीके से आपको एंगल को तोड़ के लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे फॉर्मूले हैं वो टूटे हुए एंगल के फॉर्म में आने वाले हैं। अभी मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, याद रखिए, इसी तरीके से अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल पड़ेगा तो जैसे मान लो मेरे पास एंगल आया 200 आया, या 210 आया, 210 आया, तो 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म एंगल क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफर कोई भी एंगल हो, यहाँ पर मेरे पास 180 है जो नॉन ट्रांसफॉर्म एक्सिस पर लाई करे, 180 + 30 लिख सकता हूँ, या 270 - 60 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि 270 भी क्या है, एक्सिस पर लाई कर रहा है, भले वो ट्रांसफॉर्म एक्सिस हो या नॉन ट्रांसफॉर्म एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी एंगल मुझे अगर किसी की वैल्यू निकालनी होगी तो पहले मुझे इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मतलब एक एंगल एक्सिस वाला एंगल चाहिए। आई बात समझ में, और उसके बाद क्योंकि हमारे फॉर्मूले इसी रूप में आने वाले हैं, चलिए पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं, उसके बाद कुछ वैल्यूज निकाल के भी देखेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे, अगर मान लो मेरे पास एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मेरे पास कुछ एंगल इस तरीके से है कि साइन 90 + थीटा, थीटा कोई एंगल है जिसकी वैल्यू, थीटा ही लिख लो चलो इसको ना, क्योंकि थीटा की आदत जनरली थीटा यूज करते हैं, तो साइन 90 + थीटा, इसकी वैल्यू किस चीज़ के इक्वल हो, क्योंकि मुझे जो वैल्यूज याद है वो तो 0 90 के बीच में याद है, ये एंगल तो 90 से थोड़ा ज़्यादा है, 90 + थीटा है, 90 + समथिंग है। ठीक है, तो साइन 90 + थीटा का देखो फॉर्मूला कैसे बनाना है आपको, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना, सभी फॉर्मूले ऐसे ही बनाने हैं। कुछ फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे जो ट्रांसफॉर्म एंगल के होंगे, कुछ फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे जो नॉन ट्रांसफॉर्म एंगल के होंगे। तो ट्रांसफॉर्म एंगल कौन कौन से हैं, 90 और 270, या रेडियन की बात करूँ π/2 3π/2, तो साइन 90 डिग्री + थीटा, अब साइन 90 + थीटा, थीटा एंगल 0 90 की जो मुझे पता है, तो साइन 90 + थीटा करके आप कौन सा क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। ध्यान से सुनना, साइन की वैल्यू बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में कितनी होती है, पॉजिटिव होती है निगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में एस, तो पॉजिटिव साइन लगाओ। ठीक है, अब क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल क्या है, ये ट्रांसफॉर्म एंगल है, तो ट्रांसफॉर्म एंगल में साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस, और इसको आप गायब कर दो 90 को, सीधा क्या लिख दो, थीटा। इस तरीके से फॉर्मूले बनाया जाता है, मतलब साइन 90 + थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। एक और बात ट्राई करते हैं, अभी मैंने लिखा कॉस 90 + थीटा, कॉस 90 + थीटा, कॉस एंगल 90 + थीटा, 90 में कोई एंगल अगर हम जोड़ रहे हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस साइन लगाओ, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म एंगल है तो कॉस किस में बदलता है, साइन में, तो साइन आ जाएगा, और 90 को हटा के सीधा थीटा लिख दो। आई बात समझ में, मतलब कॉस 90 + थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होती है। और प्रैक्टिस करते हैं, अब मैं एंगल चुनता हूँ। ठीक है, अभी हम नॉन ट्रांसफॉर्म एंगल की बात चल रही है। अगर मेरे पास कोई एंगल इस तरीके से है, tan, ध्यान से सुनना, कोई भी लिख सकते हैं, tan 270 - थीटा, इस बार माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 270 - थीटा, 270 ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, तो 270 से अगर आप थीटा घटाओगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में मूव करोगे, थर्ड में,
जोड़ते तो फोर्थ में जाते, घटा रहे हैं ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, कैसा होता है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। और tan किस में ट्रांसफर होता है, tan जो है ट्रांसफॉर्म होता है कॉट में, tan ट्रांसफॉर्म होता है कॉट में, मतलब tan 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं लिखूं tan 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 से बड़ा एंगल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। tan कैसा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, निगेटिव, तो पहले माइनस साइन लगाएंगे। tan होगा किसमें ट्रांसफॉर्म, तो tan तो ट्रांसफॉर्म जो पेयर किसके साथ है, कॉट के साथ, कॉट में बदल जाएगा कॉट थीटा। और देखते हैं, मैं लिखता हूं कोसेक 270 माइनस थीटा। ध्यान से सुनेंगे, 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 270 से कम है एंगल, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है ना, पहले साइन चेंज करते हैं। कोसेक कैसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, निगेटिव, tan पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव साइन आ गया। अब कोसेक चेंज किस में होता है, सेक में, तो सेक 270 को हटाओ, सीधा थीटा लिख दो, थीटा। तो इस तरीके से हम एंगल आपस में बदल लेते हैं। अगर मेरे पास कोई एंगल tan 270 माइनस थीटा है तो वो कोट थीटा के इक्वल होगा। किस तरीके से कन्वर्जन होता है वो मैंने आपको बता ही दिया, और प्रैक्टिस कर लो थोड़ी। अब मैं एक एंगल चुन रहा हूँ सेक 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेक कैसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव, क्योंकि ट्रांसफॉर्म एंगल है तो सेक बदल जाएगा किसमें, सेक बदलता है कोसेक में, तो कोसेक और थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्जन होता है। और एंगल देखते लास्ट, इसका एग्जांपल कॉस, या इसको कॉस लिख लो, चलो कोई नहीं, कॉस 270। अभी देखो एंगल जो मैं चुन रहा हूँ वो या तो 90 ले रहा हूँ या 270 ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्म एंगल चुन रहा हूँ, इसमें हमेशा चेंज होंगे, साइन कॉस में ट्रांसफॉर्म होगा या कॉस साइन में, ऐसे ही बाकी पेयर्स दे रखे हैं। तो 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 270 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं 270 से, अगर समथिंग सब कोई एंगल 90, क्योंकि थीटा कितना है 0-90 के बीच में, तो एंगल सब्ट्रैक्ट करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है निगेटिव, कॉस ट्रांसफॉर्म किस में होता है, तो कॉस ट्रांसफॉर्म होता है साइन में, तो साइन थीटा। आई बात समझ में, तो इस तरीके से आप एंगल्स लिखोगे। अब आगे बात आती है अगर हमारे जो एंगल्स हैं वो नॉन ट्रांसफॉर्म एक्सिस पे लाई करें तो उसमें कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो ठीक है, एग्जांपल चुनते हैं, जैसे मैंने लिखा साइन 180 प्लस थीटा। अब देखो नॉन ट्रांसफॉर्म, ये जो ट्रांसफॉर्म पे ट्रांसफॉर्म एंगल के लिए थे 90 और 270 के लिए, अभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो नॉन ट्रांसफॉर्म एंगल याद रखना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, साइन की वैल्यू क्या होती है निगेटिव, तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, और साइन 180 पर और 360 या 0 पर ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस, क्योंकि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस आएगा, साइन का साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बस नॉन ट्रांसफॉर्म एंगल पे चेंज नहीं होता है, थीटा माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से कॉस 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गए, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, निगेटिव होता है, कॉस ट्रांसफॉर्म तो होगा नहीं 180 पे, कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। tan 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है निगेटिव, ट्रांसफॉर्म होगा नहीं, tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में गए, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, tan कैसा होता है पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा के इक्वल आ जाएगा, मतलब tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो ये आपको तरीके याद रखना, आप कोई भी दो, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स। ठीक है, तो ठीक है, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे देखते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, क्या उनकी डोमेन होती है, क्या उनकी रेंज होती है, और उनके कुछ ग्राफ देखते हैं। ठीक है, और अब जो हम एंगल यूज़ करने वाले हैं वो डिग्री में नहीं करेंगे। जब हम ट्रिग्नोमेट्री को एज ए फंक्शन पढ़ते हैं तो हम एंगल को रेडियन में यूज़ करते हैं, क्योंकि जो डोमेन और रेंज हम डिफाइन करते हैं वो रियल नंबर की फॉर्म में डिफाइन करते हैं, और हमने देखा था रियल नंबर और रेडियन क्या होते हैं, है ना, लगभग सेम ही होते हैं। चलिए अब ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक सर्किल है और इसकी रेडियस क्या है, मैंने वही यूनिट रेडियस का सर्किल ही बना लिया है। यूनिट रेडियस के सर्किल पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमें cos x की वैल्यू देगा और वाई कोऑर्डिनेट हमें sin x की वैल्यू देगा। ठीक है, अभी देखो आप एंगल की वैल्यू कितनी भी रख सकते हैं,
1 रेडियन रख सकते हैं, 2 रेडियन रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, 1 रेडियन पे मानो ये एंगल है, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो आप कितनी भी वैल्यू रख लीजिए एंगल की, हर एक वैल्यू पर हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल में कितना भी बड़ा एंगल कर लूँ, ये वाला एंगल ले लूँ, ये वाला ले लूँ, या इसको कंटिन्यूसली रोटेट करता रहूँ, एंगल को इंक्रीज करता रहूँ, हर एक वैल्यू पर कुछ ना कुछ मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट आ ही जाएगा। ठीक है, तो साइन फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आ ही जाएगी। अगर मैं डोमेन की बात करूँ कि भाई x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, तो x की हर एक वैल्यू पर साइन फंक्शन डिफाइन होता है, तो इसकी डोमेन सारे रियल नंबर बनेंगे। इसी तरीके से कॉस फंक्शन की मैं बात करूँ तो कॉस फंक्शन के जो डोमेन होंगे वो भी सारे रियल नंबर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सर्किल पे देख सकते हो हर एक एंगल पे आपको कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट मिल ही जाएगा, और यूनिट रेडियस के सर्किल का एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या होगा, कॉस एक्स होगा। ठीक, अब हम रेंज की बात करते हैं। तो देखो आप कोई भी एंगल चुन लो, एंगल को 0 से 360 तक तो आप यहाँ पे भी एनालाइज कर सकते हो। अगर आगे भी एंगल को बढ़ाते हो तो एंगल रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 360 में अगर मैं 30 जोड़ दूँ तो जो वैल्यू 30 की होगी वही 360 प्लस 30 की होगी, जो 60 की होगी वही 360 प्लस 60 की होगी। ठीक है, तो जो वैल्यू 0 से 360 के बीच में आ जाती है वही वैल्यू फिर रिपीट होती रहती है। तो 0 से 360 के बीच में हम एनालाइज करेंगे। अगर मैं 0 पे बात करूँ तो 0 पे बच्चों जो साइन की वैल्यू होती है, साइन क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0 पे 0। देखो अगर ये पॉइंट नीचे जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट कम होता चला जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 है। फिर ये 0 से बढ़ना शुरू हुआ, 90 पर कितना पहुंच गया, 1 पहुंच गया, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो ये लेंथ है ना, बढ़ते 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 लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1, वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। फिर इधर चलें सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर ये घटना शुरू हुआ, घटते 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 क्या पहुँच गया, 0 पहुँच गया 180 पे, साइन 180 की वैल्यू 0। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में चले, फिर ये निगेटिव में बढ़ना शुरू हुआ, मतलब वो घटना शुरू हो गया निगेटिव में, माइनस में, है ना, 0 से नीचे, फिर ये माइनस में चलते 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 -1 तक पहुंच गया, और फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर -1 से बढ़ना शुरू हुआ, फिर ये 0 तक पहुंच गया। तो जो साइन की वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1। तो साइन जो फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो 1 और -1 के बराबर या उनके बीच में वेरी करती है, ना तो 1 से बड़ी होती है। एंगल आप कुछ भी रख लें साइन के साथ, हमेशा जो वैल्यू होगी 1 से छोटी रहेगी। ठीक है, -1 या -1 से बड़ी रहेगी। तो इसका जो रेंज बनती है वो -1 से +1 बनती है। और सेम आप कॉस के साथ देख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, +1 से -1 तक। तो कॉस फंक्शन की भी जो रेंज बनती है वो -1 से +1 तक बनती है। ठीक है, क्लोज इंटरवल -1 to +1। अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, जैसे sin 0 की वैल्यू 0। ठीक है, ये देखो एंगल मैंने रेडियन में लिए हैं, फिर ये π/2 पे वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, देखो sin 0 की वैल्यू 0, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 90 पे कितनी पहुँच जाती है, 1 पहुँच जाती है। अगर आप हर एक पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करें तो कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है। ठीक है, फिर घटनी शुरू हो जाती है, हाइट घटनी शुरू हो जाती है वाई कोऑर्डिनेट, फिर 180 पे 0, तो घटते घटते इस तरीके से घटता है, ये 0 पहुंच जाता है। अगेन 180 के बाद ये निगेटिव में बढ़ना शुरू हो जाता है, माइनस की तरफ चलता है, घटते 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 कहाँ तक पहुंच जाता है, -1 तक पहुंच जाता है। फिर ये बढ़ते 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 फिर से 0 तक पहुंच जाता है। इसी तरीके से आप निगेटिव एंगल के लिए क्या निगेटिव की तरफ रोटेट कर सकते हो। अगर एंगल को नीचे की तरफ रोटेट करोगे तो -π/2 पे -1, -π पे 0, -3π/2 पे कितना हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, और ये निगेटिव एंगल की बात होगी। ठीक है, तो अगर हर एक पॉइंट पर आप, ये क्या है, इस तरफ एंगल है, इस तरफ फंक्शन की वैल्यू है sin x की। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 0 से लेके 1 तक जाएगी, फिर 0 तक लौटेगी, -1 तक, इस तरीके से साइन का फंक्शन बनता है। इसको क्या बोलते हैं, साइनोसाइडल फंक्शन बोलते हैं, है ना। हमेशा ये 1 और -1 के बीच में ही फंक्शन की वैल्यू रहने वाली है। इसी तरीके से कॉस फंक्शन का भी ग्राफ आप बना सकते हो, यहीं से एनालाइज कर सकते हो। देखो 0 पे वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 0 अगर एंगल 0 है तो वैल्यू 1 है। फिर 1 से जब ऊपर जाएंगे तो देखो ये बेस घटनी शुरू हो गई, घटते 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 0 पहुंच गई 90 पे 0। फिर ये बढ़नी शुरू हुई, घटनी शुरू हो गई, निगेटिव में पहुंच गई, -1 पे पहुंच गई, 180 पे -1 हो गई। ठीक है, अगेन नीचे जाओगे तो फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, 0 पे पहुंच जाएगी 3π/2 पे, 3π/2 पे ये 0 हो गई, और 2π पे ये फिर से 2π पे फिर से ये 1 हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से निगेटिव में कर्व बना सकते हो। तो ये कॉस फंक्शन का कर्व हो। अब बात करते हैं कॉसेक। याद रखना कि डोमेन रेंज अच्छे से याद रखना। कॉस और साइन फंक्शन के डोमेन क्या हो गए, रियल नंबर्स, और रेंज क्या हो गई, -1 से +1, क्लोज इंटरवल, दोनों की सेम है। कॉसेक फंक्शन क्या होता है, 1/sin x। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब देखो
एक्स की अगर साइन एक्स 0 है तो उस पॉइंट के लिए कोसेक की वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। फंक्शन उस पॉइंट पे वैल्यू नहीं देगा तो डोमेन में हम उस एंगल की उन वैल्यू को हटा देंगे जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो अगर साइन एक्स 0 है तो एक्स कितना होता था n पाई, अभी बताया था मैंने। तो इसका जो डोमेन होता है रियल नंबर माइनस n पाई, मतलब आप कोसेक फंक्शन की वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर फाइंड नहीं कर सकते। कोसेक 0 को आप पता नहीं कर पाओगे, कोसेक 180 की पता नहीं कर पाओगे, कोसेक 360 की पता नहीं कर पाओगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक। और अगर इसकी मैं रेंज की बात करूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पर वैल्यू 1/sin x की ही आने वाली है। तो sin x की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, 0 पे तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, कोसेक की वैल्यू हमें पता नहीं होगी। फिर धीरे धीरे मैं बढ़ाना शुरू करूँ, जब एंगल 0 से ऊपर की तरफ बढ़ता है तो ये साइन बढ़ना शुरू हो जाता है, 0 पॉइंट समथिंग इस तरीके से होगा। देखो ऐसा होगा, अगर मैं थोड़ा सा ही बढ़ाऊँ इसको एंगल को, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट, ये लेंथ कितनी है 1 यूनिट है, तो ये बहुत छोटी होगी 1 से, 0.001 होगी, फिर धीरे धीरे 0.22 करके फिर ये 1 तक जाने वाली है जैसे जैसे एंगल 90 पे पहुँचेगा। तो देखो जितनी छोटी वैल्यू रखेंगे, साइन एक्स की वैल्यू जितनी अधिक छोटी होगी, डिनोमिनेटर 1 से जितना छोटा होगा, ये ओवरऑल नंबर उतना ही बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ 0.001 तो ये 10001 कितनी, तकरीबन 1000 तक आ सकती है। अगर और छोटी वैल्यू रखूँगा, ठीक है, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगी। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू जब 0 थी तो देखो साइन एक्स की वैल्यू 0 थी, कोसेक एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट थी, नॉट डिफाइंड, हमें पता ही नहीं, बहुत अधिक वैल्यू थी। अगर साइन एक्स की वैल्यू एंगल अगर हम 0 से बड़ा करना शुरू करें, ठीक है, 0 से बड़ा करना शुरू करें तो एंगल जब 0 से बढ़ेगा तो पर वाई कोऑर्डिनेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 90 तक पहुँचते पहुँचते 1 तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो धीमे धीमे जब ये वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, डिनोमिनेटर 0 से बढ़ना शुरू हो जाएगा, डिनोमिनेटर धीरे धीरे 0 से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, 0.001, 0.002, फिर 0.1 भी आएगा, 0.2 भी आएगा। तो धीरे धीरे कोसेक की वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी, और जब साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी 90 पे, तो 1/1 कितना, 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 0 पे वैल्यू होती है कोसेक की इनफाइनाइट, फिर धीरे धीरे घटते π/2 पे साइन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। फिर अगेन जब π/2 से आप बढ़ाओगे, साइन एक्स फिर से क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो साइन एक्स घटना शुरू हो जाएगा तो कोसेक एक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1/sin x होता है। फिर पाई पे ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नहीं पता। तो इसी तरीके से आप अलग अलग पॉइंट पे देखोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। और ये जो 0 हो गया, पाई हो गया, पाई पर हमें वैल्यू नहीं पता होती, 0 पर पता नहीं होती, -पाई पर, तो ये इन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती, क्योंकि साइन एक्स 0 हो जाता है। इसी तरीके से आप जब कोसेक्स का ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएगा, यहाँ से ऐसे, है ना। इसको खुद बना लेना आप कॉस फंक्शन के, किसके लिए, सेक के लिए जब ग्राफ बनाओगे, ठीक है। अगेन सेक का अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो सेक क्या होता है, 1/cos x, ठीक है। तो कॉस की जिस पॉइंट पर cos x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, उस पॉइंट पर सेक डिफाइंड नहीं होगा। तो cos x की वैल्यू किस पॉइंट पर 0 होती है, जब x की वैल्यू क्या हो, इंटीग्रल ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। तो जो इसका डोमेन होगा रियल नंबर से इन पॉइंट्स को घटा देंगे, 2n+1 π/2। इन पर्टिकुलर एंगल पर cos x 0 होता है तो sec x डिफाइंड नहीं होगा। और जब आप इसकी रेंज की बात करेंगे तो अगेन रेंज cos x की वैल्यू क्योंकि 0, -1 + 1 के बीच में वेरी करेगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, -∞ से -1 तक हो सकती है ना, -∞ से -1 तक हो सकती है। -1 और 1 के बीच में आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो जो इनकी रेंज होती है, कोसेक फंक्शन हो गया, सेक फंक्शन हो गया, अगर मैं रियल नंबर लाइन की बात करूँ तो 1 से अधिक होगी और -1 से कम होगी। ये वाला सेट प्लस ये वाला सेट, ठीक है। इसी तरीके से एक सेट हमने क्या ले लिया, -∞ से -1 का, और यूनियन किसके साथ ले लिया, 1 से लेके इन्फिनिटी तक का, ठीक है। या तो ये वैल्यू हो सकती है या इसमें से कोई वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि रियल नंबर से क्लोज इंटीग्रल -1 + 1 का सेट घटा दो, कि सारे रियल नंबर इनकी रेंज होंगे, बस इनके बीच के नंबर नहीं होंगे, क्लोज इंटीग्रल -1, 1। ठीक है, तो नोट करिए, इसको आगे बढ़ते हैं और बाद के 2 फंक्शन भी करते हैं। यस, आगे बात करते हैं बच्चों tan x की। तो tan x फंक्शन की अगर मैं डोमेन की बात करूं तो tan x क्या होता है, sin x / cos x, डिनोमिनेटर में क्या है cos x। तो जिस पॉइंट पर cos x 0 होगा उस पॉइंट पर tan x डिफाइंड नहीं होगा, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर -2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, π/2 के और इंटीग्रल मल्टीपल पर tan x डिफाइंड नहीं होता है। और इसकी जो रेंज होती है बच्चों वो सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इसकी जो रेंज होगी वो -∞ से +∞ तक कहीं भी हो सकती है। अब इस ग्राफ की मदद से समझ लेंगे इसको।
इसी तरीके से अगर मैं cot x की बात करूँ, cot x होता है cos x अपॉन sin x, और sin x जहाँ 0 होता है वहाँ पर cot x डिफाइन नहीं होगा। तो sin x 0 किस पे होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई दैट इज n पाई। तो रियल नंबर माइनस n पाई क्या हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा, इसकी रेंज भी सारे रियल नंबर होंगे। अब ग्राफ देखते हैं पहले tan x का, और tan x की मदद से cot x का आप खुद बना लेंगे बाद में। समझते हैं इसको, मैंने बना दिया है इसको, लेकिन मैं ऊपर वाले को समझाऊंगा, दोनों सिमिलर हैं। तो देखो जब x की वैल्यू अगर मैं 0, यहाँ से ग्राफ को एनालाइज करना शुरू करूँ, x की वैल्यू जब 0 थी, ये पॉइंट x की वैल्यू 0, तो 0 पर बच्चों sin x कितना हो गया 0, cos x कितना हो गया 1। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। x में भी 0, ऊपर क्या है tan x है ये, और ये x है एंगल रेडियन में। अब देखो x की वैल्यू एंगल की अगर मैं बढ़ाना शुरू करूँ, तो देखो जब ये एंगल बढ़ना शुरू होता है तो बेस घटनी शुरू हो जाती है, बेस घटनी शुरू हो जाती है, और हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब एंगल बढ़ने पर cos x घटना शुरू हो जाता है, sin x बढ़ना शुरू हो जाता है। तो धीमे धीमे cos x घटता जाएगा और sin x बढ़ता जाएगा। cos x घटते घटते 0 के करीब पहुंचेगा, 1 से घटेगा 0.9 आएगा, ये समथिंग प्लस में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर घट रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे π/2 के करीब पहुंचेंगे तो डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और ये न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ये 1 के करीब पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि डिनोमिनेटर 0.002 अगर इस तरीके का है, तो न्यूमरेटर ओवरऑल जो न्यूमरेटर 1 से थोड़ा छोटा है, लेकिन ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो देखो 1000 लगा के आप क्या पॉइंट हटाओगे तो 1000/2 500 बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके से जब ये घटते 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 0 के करीब पहुंच जाएगा, 0.001 इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे जैसे आप 90 डिग्री को अप्रोच करोगे, बेस घटते 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 बहुत छोटा हो जाएगा 1 से, और ये बढ़ते बढ़ता जाएगा, तो ओवरऑल जो tan x की वैल्यू बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगी, और π/2 पे कहाँ पहुँच जाएगी, इनफाइनाइट। π/2 पे cos x 0 हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से निगेटिव की बात करें, माइनस में एंगल चलेंगे, तो देखो माइनस में भी अगर एंगल नीचे की तरफ लोगे तो बेस घटना शुरू हो जाएगा, और sin x निगेटिव में बढ़ना शुरू हो जाएगा। sin x निगेटिव में तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, क्योंकि sin x फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। ये बढ़ते 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 -1 तक जाएगा, ये घटते 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 0 तक पहुंचेगा, और ये वैल्यू फिर से इनफाइनाइट तक। तो कुछ इस तरीके से कर्व आएगा। ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। π/2 पे वैल्यू हमें पता नहीं होती, इनफाइनाइट होती। देखो नीचे भी कर्व ये π/2 पे इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। 3π/2 पे भी इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। तो इस तरीके का कर्व क्या बनता है, tan x का। और cot x का जब आप वैल्यूज पुट करके देखोगे तो कुछ ऐसा करवाने वाला है। इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे, पाई पर वैल्यू आपको पता नहीं होगी, कर्व की डिसकंटिन्यूस है पाई पर, है ना, वैल्यू नहीं पता, 0 पर नहीं पता, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर cot x की वैल्यू नहीं पता होती, ठीक है। तो ये इसके ग्राफ थे। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आए होंगे, और बुक से अच्छे से रीडिंग कीजिए। नेक्स्ट टर्न पे बच्चों इसके एग्जाम्पल करते हैं और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब इसका बेसिक था बिल्कुल, कुछ आपने 10th में भी पढ़ा था, कुछ मैंने आगे का पोर्शन आपको पढ़ाया है। तो ग्राफ को अंडरस्टैंडिंग करिए, बुक से एक बार इसकी अच्छे से रीडिंग कीजिए। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।